फिक्र के नए ज़ाविये नए अंदाज प्रोग्राम कुरान और सेहत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रुखशंदा बिलाल। नाज़रीन, सेहत इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ है और जो लोग सेहत जैसी नेमत से महरूम हैं वो दुनिया में कोई भी काम खूबसूरत और अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरह इस्लामी निज़ाम सेहत भी एक तरीक़ा ज़िंदगी है ताकि इंसान रूहानी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रह सके। ये एक नेचुरल तरीका है, इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स देकर बीमारी को दबाया नहीं जाता बल्कि रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है ताकि आप सेहतमंद और एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। इसका बेसिक पर्पस जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर बीमारी को रूट कॉज से ख़त्म करना है। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से, यानी कि जिगर के कैंसर के हवाले से, और पेट में जो पानी पड़ता है वो उसकी रीज़न क्या होती है। ये पॉइजन आपके फुल बॉडी में फैलता है तो इसकी सूरत हाल क्या होती है। जिगर जो कि हमारी बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमील महलवी जो कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता भी हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जो आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस कदर मुफीद मालूमात फराहम करते हैं कि आपको किसी मेडिसिन और किसी परहेज की जरूरत नहीं रहती। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा जिगर का कैंसर आम है, ठीक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए रक्षंदा, इसके लिए यह है कि हम कुरान की उन आयात को फॉलो नहीं कर रहे, उसको तर्जमे से नहीं पढ़ रहे और उन पे उस तरह से अमल नहीं कर रहे जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में ग़िज़ाई असूल बाकायदा दिए हैं कि आप खाओ किस तरह से, आप उस ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारें। दीन का मायना जो है वो सिर्फ इस्लाम नहीं है, दीन का मायना है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और दीन का मायना है ज़िंदगी करने का तरीका। ये एक सिस्टम है और वे ऑफ लाइफ है। लेकिन पोजीशन जो है ना वो हमारी ये है कि हमने कुरान को जो है वो बड़ा लपेट के कहीं ऊंचा रख छोड़ा हुआ है और हमने उसको तवज्जो नहीं दे रहे और उन लोगों की बातों को हम जो है वो सुनते हैं और उन बातों पे हम यकीन कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा नाअहली किस्म का जो है ना वो नॉलेज जो है वो फैला के और लोगों को डरा के खौफ व हरास फैला के बहुत ज्यादा वो बजट जो है वो दुनिया से इकट्ठा कर रहे हैं। हमें उन ताकतों को देखना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, चूंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा वाज़े फरमाया कि और दुनिया में जो लोग आबाद हैं अक्सर गुमराह हैं, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने सेहत का जो माटो दिया है वो कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ पियो और इसराफ यानी हद से तजावज न करो। अल्लाह अल्ले तल्ले करने वालों को जो है वो पसंद नहीं फरमाता। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, महविश है कामोकी से। जी महविश। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये जो हम ऑयल वगैरह कहते हैं कि अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, जी। अगर हम अच्छा ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको किस तरह पकाना चाहिए कि हम समझ सकें कि अब हमने सही तरीके से पकाया है। हंडिया में कई सब भून लेते हैं, अगर जैतून का तेल भी इस्तेमाल करें उसको भी अगर शुरू में भूना जाए तो क्या वो अपनी अफादियत बरकरार रखता है? जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर है, मिसेस अहमद है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम डॉक्टर, मैंने कल यूरिक एसिड का पूछा था, यूरिक एसिड और लबलबा की एहतियात के लिए कुछ बता दें। जी ठीक है, ठीक हो गया। जी जी डॉक्टर साहब। एक्चुअल रक्षंदा ये है कि जो उन्होंने पहले सवाल किया ना, महविश थी कामों ऑयल से की ऑयल की बात देखें। ऑयल इस वक्त बहुत सारा जो है ना वो रिफाइन होके आ रहा है और उसमें भी बहुत सारे जो है ना वो अवामल शामिल है ऐसे, और हमें बेसिकली ये चाहिए कि हम डायरेक्टली जो है वो ऑयल बजाय इसके कि हम किसी कंपनी का लें और बहुत ज्यादा महंगा लें, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो दौर कहाँ गया जब जरा सा बरसात का मौसम होता था, पकोड़े घर में निकलने होते थे या वो मिस्सियाँ और टिक्कियाँ वगैरह जब बना करती थी, माएँ बनाया करती थी, तो उस वक्त वो सरसों के तेल में ये सब कुछ होता था। आज हमने सरसों का तेल जो है वो उसको छोड़ के हम उसकी बजाय हम ऐसे वो खूबसूरत पैकिंग और डब्बों के अंदर जो है ना वो हम चले गए अपनी लाइफ को लेकर। और ख़ास तौर पे देसी घी जो है अगर उसको हम देखें या जैतून का तेल जो अल्लाह ताला ने बनाया उसको देखें, तारा मीरा का तेल है उसके अंदर बहुत कुछ है, कॉर्न ऑयल है। अगर आप डायरेक्ट कॉर्न ऑयल जो है वो लें, रिफाइन किए हुए जो चीज़ें हैं उसमें और बहुत सारे ऐसे अवामल आते हैं जो अभी खैर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बात यह है कि हमें फितरत के करीब आना चाहिए। अगर हम फितरत के असूलों के मुताबिक उसके करीब आएंगे तो फिर पोजीशन जो है वो कुछ और होगी। बाकी जहाँ तक पकाने का ताल्लुक है,
तो आप जिस भी कुकिंग ऑयल में पका रहे हैं, देखना ही है कि वो जो हम सालन बना रहे हैं वो अगर भुना हुआ होगा या हम उसको उस तरह से करेंगे, खुश्क सालन बनाएंगे, तो उसमें अफादियत जो है ना वो जरा उन चीज़ों की कम होगी, उसमें जलने का अमल ज़्यादा होगा, उससे एसिडिटी और तेजाबियत जो है वो ज़्यादा पैदा होगी। होना ये चाहिए कि जो चीज़ें हम शोरबे वाली बना सकते हैं हम उसको शोरबे वाला बनाएं, ताकि उस की अफादियत जो है वो प्रॉपर उस शोरबे के अंदर निकल के आए और एसिडिटी और तेजाबियत का अंसर जो है वो बहुत कम हो जाए। अब देख लें इस वक्त लोग जो है वो भुना हुआ गोश्त अगर बनाते हैं तो वो भी सख्त तेजाबियत करता है। बकरे का गोश्त हम इतना महंगा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारी जो पोजीशन है वो उसको कढ़ाई जो बना के हम खाते हैं तो उसकी सारी अफादियत जो है वो खत्म हो जाती है। उससे बेहतर आलू अगर खा लिए जाए तो वो फिर भी शायद कम तेजाबियत करेंगे जितना वो बकरे का भुना हुआ गोश्त कर रहा होता है। हमारे साथ एक और कॉलर है, रुखसाना है इस्लामाबाद से। जी रुखसाना। हेलो। ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, उसके बाद थी उन्होंने पूछा कि यूरिक एसिड का, उन्होंने पूछा तो यूरिक एसिड जो है ये जोड़ों के अंदर एक जॉइंट लिगामेंट्स रतूबत होती है जो जोड़ों को मूव करने के अंदर मुआवनत करती है। ये एक ऐसे ही है जैसे आप घर में वो सिलाई मशीन जो है वो अगर आपकी आवाज देना शुरू हो जाए तो आप उसके अंदर ऑयल लगाएंगे तो उसके बाद मशीन आपकी हल्की भी हो जाएगी और आप आसानी के साथ कपड़े सिलाई कर सकते हैं। जोड़ों के अंदर ये जो जॉइंट लिगामेंट रतूबत है ये यूरिक एसिड कहलाती है। इसका एक लिमिट तक रहना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर ये उससे बढ़ जाए तो यूरिक एसिड की ज्यादती हो जाती है और उसकी वजह से जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग, जोड़ टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और एबनॉर्मल हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल और इससे दर्दें होती हैं, पट्टों में खिंचाव होता है। लेकिन लोग पता क्या कर रहे होते हैं कि पेन किलर्स खा के नर्वस सिस्टम को, अल्लाह ताला ने जो रेडार सिस्टम आपके जिस्म के अंदर रखा है जिसका काम ये है कि मुख्तलिफ चीजों के बारे में हमें आगाही देना कि जिस्म के अंदर किस जगह पे क्या खराबी आ रही है, हम पेन किलर खा के उस नर्वस सिस्टम को जो है वो दबा देते हैं और उसके दबाने की वजह से जो बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो पेन किलर खाना या यूरिक एसिड के लिए दवाइयां खा के उसको दबाते रहना ये उसका कोई हल नहीं है। उसके लिए जो है ना प्रॉपर अल्लाह के निजाम सेहत की तरफ अगर हम आ जाएं तो मुस्तकिल निजात मिल सकती है। लबलबे के एक और कॉलर है, खालिद है डीआईजी खान से। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं चौधरी खालिद बोल रहा हूँ डेरा गाजी खान से। मुझे डॉक्टर साहब से अर्ज करनी है कि मुझे 2-3 किस्म की तकलीफ है। एक तो मुझे खाना खाने के कुछ टाइम बाद मैदे में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है जी। और दूसरा ये है कि मुझे जब रात सो के उठते हैं तो सुबह गले में काफी ज्यादा रेशा होता है, काफी मतलब वजू करने से पहले काफी साफ करना पड़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है। दिन में काम महसूस होता है लेकिन सुबह को काफी ज्यादा होता है जब सुबह उठते हैं ना जी। कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? ये डॉक्टर साहब तकरीबन 3 साल से है, 3 साल से। जी ठीक है सर, मैं बताता हूँ। जी ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है, रुखसाना है इस्लामाबाद से। इन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जी रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइएगा। जी मेरा ऑपरेशन हुआ है तकरीबन 4 माह हो गए ना पित्ते का जी। तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है, अभी जख्म में भी तकलीफ होती है और मैदे में अल्सर भी है और मैं क्या लेना चाहिए इसके लिए, और कमर में जोड़ों में भी बहुत दर्द होता है। जी ठीक है, बताता हूँ। जी ठीक हो गया। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, उससे पहले उन्होंने लबलबा के एहतियात के बारे में पूछा था तो वो ये था उसके लिए कि बंद गोभी जो है वो हमें सैलड के तौर पे खानी चाहिए दोपहर को। बंद गोभी में क्रोमियम धात पाई जाती है जो कि शुगर से बचाव की फास्ती तदाबीर में भी बहुत अच्छी है और जो शुगर में एडिक्ट हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। प्याज जो है ये हमें सैलड के तौर पे लेना चाहिए, दोपहर के वक्त सिर्फ खाना चाहिए, रात को सैलड नहीं खाना चाहिए। दोपहर को आप लेंगे तो फूड शुगर जो है उसको कम करने की सलाहियत रखता है। मेथी बहुत अच्छी है, मेथी के बीज बहुत अच्छे हैं। उसके बाद दालचीनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दालचीनी में ऐसे अद्वियाती ख्वास पाए जाते हैं जो लबलबे से कुदरती इंसुलिन को बनाने में बहुत ज्यादा मावनत करते हैं। तो दालचीनी पीस के उसका ½ टी स्पून जो है वो सुबह और ½ टी स्पून शाम जो है वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। और वॉक जो है वो लबलबे से बचाव के लिए हमें एक्सरसाइज और वॉक या जॉगिंग जो भी हम कर सकते हो 1 घंटा हम दिन में हमें अपने लबलबे के बचाव के लिए ये स्ट्रगल करनी चाहिए। अगर हम रक्षणता नहीं करेंगे तो फिर ये कंफर्म है कि लबलबा जो है वो कमजोर होना शुरू होगा। सारा बर्डन हम खुराक का उसी पर डाल छोड़ते हैं, ओवर ईटिंग भी करते हैं। कुरान की गजाई असूल और जो कुलू वशरबू वला तुसरफू वाली जो आयत है उसके भी हम खिलाफ जो अमल कर रहे हैं और इतना ज्यादा खाते हैं। ओवर ईटिंग है, बेतहाशा खाना खाना, बसियारखोरी और फिर उसके बाद गाड़ियों में पड़े रहने का रवाज, बेड के ऊपर लेटे रहते हैं, खाना खाया, टीवी देखा, उसके बाद फिर सो गए। तो ये सारा बर्डन जो है ना वो पैंक्रियाज लबलबे पड़ता है जिसकी खराबी की वजह से आगे शुगर होती है। रुखसाना थी
इस्लामाबाद से, इन्होंने मैदे के अल्सर के बारे में बात की थी। इन्होंने बेसिकली तो ये है कि इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि उनका ऑपरेशन हो चुका है, उन्होंने पित्ते का ऑपरेशन करवा दिया। बेसिकली पित्ता जो होता है उसके अंदर जो पत्थरियां होती हैं ना, वो पत्थरियां नहीं होती, बेसिकली स्टोन्स, वो पित्ते के अंदर जो पानी ग्रीनिश मादा जिसे सुफरा या बाइल कहते हैं, बाइलिरूबिन होता है, वो उसके अंदर सर्दी खुश्की के अंसर की वजह से वो उसके अंदर जम गया होता है। जिस तरह से आप आम पानी को फ्रिज में रखें तो वो हम बाद में देखते हैं कि वो बर्फ बन जाती है, पत्थर बन जाता है, लेकिन उसी बर्फ को जब हम पिघलाते हैं, हरारत देते हैं या हवा में लेके आते हैं, उस मौसम से बाहर निकालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब गर्मी की तरफ आएगी तो बर्फ पिघल के वापस पानी बन जाती है। डॉक्टर साहब, जब और पित्ते का आप ऑपरेशन आप करवा देते हैं, जो लोग पित्ता निकलवा देते हैं, कि इसके खुराक को हजम करने में कोई और देखिए रक्षंदा, ये बहुत अच्छी बात है। असल बात यह है कि जब पित्ता निकल जाएगा तो उसके बाद सारी उम्र खुराक जो है उसकी वो हजम नहीं होती। वो फिर कभी चूरन खाता है, फकियां लेता है, कभी वो कोल्ड ड्रिंक पी के अपने डकार लेने की कोशिश कर रहा होता है, कभी वो मुख्तलिफ मेडिसिन ओमेगा राइजिक कैप्सूल खा रहा होता है, कभी वो जो है वो डाइजेक्स एमपी या माइलेंटा 2 सिरप ले रहा होता है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। मुख्तलिफ नहीं, इम्यून सिस्टम नहीं, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को जिस जहर ने जो पित्ते के अंदर है उसने जिस खुराक को हजम करने में मुआवनत करनी है वो हमने पित्ता ही रिमूव कर दिया, तो फिर उसके बाद जारी बात है पेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, फूलता है और बहुत सारे मसाइल हैं जो खुराक के होते हैं। तो आपके लिए ये है कि आप अभी अदरक ले लें, जीरा सफेद ले लें और उसके बाद आप सबस पुदीना ले लें और थोड़ी सी कलवंजी ले लें। इन 4 चीजों को आप जो है वो कावा बनाएं 1 गिलास पानी में डाल के। जब आप वो पकते हुए हाफ गिलास रह जाए नीचे उतार के उसमें पुन कर शहद डाल लें, और अगर शहद ना हो तो फिर शक्कर डालकर आप इसको नीम गर्म दिन में 3 दफा पिए, तो आपके बहुत सारे मसले जो है वो ठीक होंगे। करेंगे, आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, जुबैर है कामोकी से। जी जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये मेरी कजन है तो उनका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है तकरीबन 3 माह पहले जी। तो कल उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो CMH में लेके गए थे। ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टरों ने ना रेफर कर दिया लाहौर में ना, डॉक्टर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर बैठते हैं जी। तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि आपसे टाइम लेना है, तो पर्सनली आप कहाँ पे बैठते हैं? जी मैं बता देता हूं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है, आसिफ है हरप्पा से। जी आसिफ। वालेकुम सलाम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तावीज है इनों का असर होता है या नहीं होता? किसका जी? और तावीज। अच्छा जी। और तवीज जो कुरान को उल्टा लिख के, मतलब तवीज जो करते हैं, तवीज रख के पढ़ाई करते हैं या? जी ठीक है, मैं बता चलिए ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। एक्चुअल उससे पहले थे डेरा गाजी खान से थे हमारे साथ खालिद थे। खालिद ने पूछा था कि मैदे में दर्द है और गले में रेशा 3 साल से इनको गिरता है। तो एक्चुअल खालिद साहब ये है कि आपका जो बलगम रेशा केरा है उसकी प्रॉब्लम है, और वही जब मैदे में गिरती है तो वो मैदे को खराब कर रही है, और मैदे में फिर तजाबियत भी होगी, मैदे में सर्दी खुश्की का अंसर भी आएगा बलगम की वजह से, और मैदा आपका जो है वो खराब होगा, और फिर आपको गैसेस, तजाबियत, एसिडिटी और बहुत सारे मसाइल होंगे। तो आप तो एक तो ये करें फौरी तौर पे कि अदरक, जीरा सफ़ेद, सबस पुदीना और कलवंजी, लौंग और दालचीनी, इन 5 चीज़ों का जो है वो आप कावा बनाकर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिए। और मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप बाद में मुझे इन नंबरों पे कॉल करके तो आप फिर फर्दर कुछ चीजें पूछ लीजिएगा। और उसके बाद हमारे साथ वो जो कि आपसे पर्सनल मिलना चाहते थे, अपने मोबाइल नंबर मेरा स्क्रीन पे मौजूद है जी, आप उस पे मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर साहब से। इसके बाद एक आसिफ साहब आए थे हड़प्पा से, उन्होंने तावीज़ों की बात की। मैं ये कहता हूँ कि उस तावीज को खास तौर पे ये देखना है कि जितने भी वो आप इस वक्त ये ना पीरों के पुत्र पीर बन गए हुए हैं, और ऐसी जालसाजी आगी हुई है जिनसे कुरान जो है वो सख्ती से इन चीजों को कंडेम्प्ट करता है। कुरान की आयात को, बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने कुरान में शफा की आयात दी हैं, आप उन आयात को पढ़ें। और ख़ास तौर पे अगर आप आखिरी जो 4 सूरा हैं जो कुल हैं, उनमें आखिरी 2 कुल शरीफ जो हैं उनको अगर आप पढ़ लें और अपने ऊपर खुद से दम कर लें, किसी के बाप से जाके जो दम करवाना है तो वो कुरान हमारे पे भी उसी तरह से नाजिल हुआ है, हम उसको खुद क्यों नहीं करते। सूरा फातिहा जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने शफा रखी है कि इसकी जो पहली 3 आयात हैं वो अल्लाह ताला से रिलेटेड है, और आखिरी जो 3 आयात हैं वो बंदे से रिलेटेड है, और दरमियान में जो आयत है ना इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को इंटरकलेक्ट करती हैं। तो इस तरह से आप जो है ना वो सूरह फातिहा को सिंगल पढ़ें तमाम आयात को, लेकिन जहाँ पे लफ्ज़ इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन आता है इसको आप 3 दफा दोहरा लें, बाकी आप सिंगल पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। मैंने उन पेशेंट के ऊपर भी अप्लाई करवा के उनके घर वालों से करवा के देखा है, वो कोई भी हो, हर बंदा दुनिया में गुनाहगार है, कोई अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं बहुत को पाए का वली हूँ या मैं बहुत अपने आप को कोई अल्लाह के करीब पहुंचा हुआ हूँ। आप खुद से करके देख लें,
रक्षंदा, ये सूरह फातिहा का दम करने से लोगों ने खुद करके देखा और उससे वो मरीज जो सेमी कोमा या कोमा के अंदर थे वो भी अगले 4-6 घंटों के अंदर या 18-12 घंटों के अंदर वो कोमा से बाहर आ गए। ये सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है और सूरह फातिहा जो है ये फतह है आपको हर चीज में, क्योंकि अल्लाह और बंदे का ताल्लुक इससे जो है वो जुड़ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, सुमेरा है लाहौर से। जी सुमेरा। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे ना बाजुओं पे ना नील जैसे नील पड़ते हैं जी, नील निशान होते हैं। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इससे आपका खून गाढ़ा होता होगा। तो उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे ब्लड ना वो बहुत कम थे। क्या चीज कम थे उसमें? क्या है जरा मुझे बताएं। टेस्ट में क्या चीज कम थी जी? प्लेटलेट्स कम थे। ठीक हो गया, करवाया था ना जी। ठीक है, मैं बता देता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और कॉलर है, मिसेस बिलाल है हैदराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे। जी आमीन। आप इतने लोगों के मसले हल करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कुछ माह से कि मुझे बैठे बैठे एकदम घबराहट होती है जी, और घबराहट होने के बाद ऐसा फील होता है कि जिस्म में से सुइयां चुभने लगी हैं जी, और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, इतनी के इंतहा से ज्यादा, और ब्लड प्रेशर हल्का सा हाई होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा हाई होता है। ठीक है। तो फिर मैं इतनी तकलीफ में आ जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत मेडिसिन भी खाई है, हार्ट की भी खाई है, फिजिशियंस को भी दिखाया है, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। जी ठीक है, मैं बता। जी बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और कॉलर है, जमील है गुजरावाला से। जी जमील। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बताइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मेरी वालदा के जो है ना वो घुटनों में काफी शदीद दर्द रहती है, तो उम्र उनकी जो है वो 62 ईयर है। कितना अरसा हो गया दर्दों को? तकरीबन हो गए हैं कोई 5-6 साल हो गए हैं उनकी दर्दों को। तो 6 साल से क्या दवाइयां ली हैं? हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि एक्चुअल सबसे पहले तो हम देखते हैं, स्मेरा ने लाहौर से कहा कि उनके बाजू पर जो है ना वो नील पड़ जाते हैं। तो एक्चुअली ब्लड और प्लेटलेट्स का जो मामला है, ये तो आप मुझे बाद में फिर फोन कॉल कीजिएगा, तो मेरे मोबाइल पे तो मैं बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप घर में फ्रेश दूध लेना है, डब्बे का दूध नहीं लेना। ताज़ा दूध बाजार से हम खुला दूध लेके आते हैं, वो वाला दूध हो, और उसको एक गिलास गर्म करके उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो हल्दी का डालना है, और उसको उसमें हल करके हल्दी को, तो आप इसको नीम गर्म जो है वो सुबह और दोपहर और शाम 3 टाइम आप पीना शुरू कर दें, तो आपके काफ़ी सारे मसले जो हैं वो इससे हल हो जाएंगे। आपका जो खून गाढ़ा है वो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एस्प्रिन वाले ख्वास जो हैं वो इस हल्दी के अंदर भी रखे हैं, खून को साफ भी करती है और स्ट्रेस भी जो है वो क्लियर होगी और खून को पतला भी करती है। खासतौर पे वो लोग जो लोपरेन और एस्प्रिन पे हार्ट के पेशेंट हैं जो डेली लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये हल्दी और दूध जो है इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। उसके बाद मिसेस बिलाल थी हैदराबाद से, वो बताती हैं कि घबराहट है जिसमें सुइयां और खासतौर पे ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आप फौरी तौर पे तो ये करें कि आप अदरक ले लें, उसके बाद जीरा सफेद ले लें, और उसके बाद सब्ज इलायची ले लें। 3 सब्ज इलायचियां लें, ½ टीस्पून आप जीरा सफेद लें, और अदरक आपने अपने हाथ के अंगूठे का हाफ साइज, जो पहला एक पोर या पोटा होता है, इतने साइज का अपने अदरक का टुकड़ा लेना है। 1 गिलास पानी में डाल के आप इसको चूल्हे पे रख के बॉईल करें। जब ये ½ गिलास रह जाए, नीचे उतार के पुन कर इसमें हस्बे जायका आप 1-2 चम्मच शहद डाल लें, अगर शहद ना हो तो शक्कर डाल लें, और इसको दिन में 3 दफा पिए तो आपका मामला जो है वो तेजी से बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, मोहम्मद असद है रहीम यार खान से। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं जी, तो डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसप्लांट होगा, तो क्या इसका कोई हल है? जी मैं बता देता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअल एक तो जमील थे इससे पहले गुजरावाला से, उन्होंने वालदा के घुटनों के बारे में शदीद दर्द के बात की। घुटनों में यूरिक एसिड जो है वो उसकी ज्यादा हो जाती है, या RA फैक्टर जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो उसकी वजह से भी जोड़ों के अंदर बहुत ज्यादा शदीद दर्दें होती हैं। 6 साल से भैया वो जो दर्दों का अलार्म जो बज रहा था या बज रहा है,
उसको दबाने के लिए आप पेन किलर्स लेकर जो है वो खिला रहे हैं, जिससे जिगर भी खराब होता है, जिससे गुर्दे भी फेल होते हैं और किडनी फेलियर्स की तरफ जाते हैं, बाद में डायलिसिस पे चले जाते हैं केस। तो इसको बेहतर ये है कि आप इनको किसी वक्त अगर मुझे चेक करवा दें तो इंशाल्लाह ये मामला, इनका घुटने भी ठीक हो जाएंगे और सारी प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी। कि आप डॉक्टर साहब से आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आप इन्हें खुद चेक करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। हमारे साथ यहाँ पे एक और कॉलर है, मलिक अब्दुल्ला है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। हाँ जी सर, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला कम्बो। जनाब। सर ये मुझे है आज 5-6 साल से शुगर जी, और जिस्म मेरा बहुत जो है कमजोर हो गया है और उसकी वजह से जो है घुटनों में जी शुगर तमाम जिस्म को खोखला करती है। आप ये बताएं शुगर के लिए क्या ले रहे हैं? मैं इंसुलिन ले रहा हूँ जी। इंसुलिन ले रहे हैं? हाँ ठीक हो गया जी, मैं बताता हूँ आपको जी। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। इससे पहले थे असद थे रहीम यार खान से, उन्होंने किडनी के बारे में पूछा कि जी क्या मुझे डॉक्टर्स वाइट कर रहे हैं कि मैं किडनी जो है मैं अपनी ट्रांसप्लांट करवा लूं। तो बात यह है कि मेरे पास लाहौर में एक पेशेंट जो है वो बदामी बाग में मौजूद है, मैं उसके रेफरेंस दे देता हूँ आपको कि वो उस शख्स ने आज से कोई 11 साल पहले उसका एक गुर्दा खराब हुआ, 2-2.5 साल के बाद वो डायलिसिस पे पहुंचता है और उसके बाद फिर उसका गुर्दा जो है वो निकाल दिया जाता है और वो एक नया गुर्दा किसी का खरीद के वो अपने उसमें ट्रांसप्लांट उसने करवाया। अगले 3 साल गुजरे तो उसके बाद उसका दूसरा गुर्दा जो था वो खराब हो गया और उसने वो गुर्दा भी सेम उसी तरह से पहले डायलिसिस करवाए, फिर उसके बाद उसने वो गुर्दा भी ट्रांसप्लांट करवा लिया। अब उसके दोनों गुर्दे जो है वो तब्दील हो चुके, तो फिर अगली जिंदगी जो बाकी उसकी अगली अगर 30-40 साल पड़ी है तो वो तो उसकी नॉर्मल गुजरनी चाहिए थी। टोटल जो है वो उसके 9 साल गुजरे। इस सारे अरसे में के पुराने गुर्दे जो उसके अपने थे वो खराब हुए, नए गुर्दे दोनों लग गए यके बाद दीगरे और दोनों ट्रांसप्लांट हो गए। अब वो इस वक्त फिर डायलिसिस पे है और उसके दोनों गुर्दे जो नए लगवाए थे वो खराब हो चुके हुए हैं। मैं सवाल ये करता हूं या ये सोच रखता हूं या आपको एक लॉजिक देता हूं कि जिस चीज की खराबी की वजह से जेन्युइन गुर्दे खराब हुए, क्या जो नया गुर्दा आप लगवाएंगे वो अगर खराबी उसी तरह से मौजूद है और वो नुक्स मौजूद है, रूट कॉज मौजूद है, तो वो नया गुर्दा जो लगा वो उसको भी उसी तरह खराब करेगा और हालात आपके फिर 2-4 साल के बाद आप जिस पोजीशन पे आज खड़े हैं इस पोजीशन पे फिर होंगे। फितरत की तरफ आ जाएं, अल्लाह का जो निज़ाम सेहत है उस पे आए, आपके यही गुर्दे ठीक हो सकते हैं और ठीक होने के लिए इनके लिए खुराक देखनी पड़ेगी, क्या खाएंगे आप, इसके लिए दवाइयाँ होंगी, क्या आप वो दवाइयाँ लेंगे जो फितरत पे बेस करती हैं और इन गुर्दों को जिस चीज का इफेक्ट हो रहा है वो आपका क्रेटेनाइन है, आपका ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है। मैंने पिछले महीने एक पेशेंट देखा, शेखुपुरा से है, वो घर में प्रोग्राम रोजाना देखते हैं, मैं उनका आज जिक्र कर देता हूं। कल वो मेरे पास आए हुए थे, उनका ब्लड यूरिया जो है वो 98 था। 1 महीने की दवाई और गजा से वो 50% उनका जो है वो 40-42 के करीब आ गया और 9 पॉइंट पे उनकी जो है ना वो क्रेटेनाइन थी। तो कल उनकी वो रिपोर्ट जो लेके आए वो 4 पॉइंट समथिंग थी और मरीज जो है उसने खाना पीना, घर वालों को साथ उठ के बाहर अंदर आना जाना, रिश्तेदारों में मिलना जुलना शुरू कर दिया हुआ है। तो बात यह है कि अल्लाह के निज़ाम सेहत की तरफ आ जाएं तो उसमें मुस्तकिल शफा जो है अल्लाह ने वो अपने निज़ाम सेहत में रखी है। हम अगर अल्लाह ताला के निज़ाम के खिलाफ जाके दूसरी ऐसी केमिकल्स और ऐसी चीज़ों की तरफ अगर हम रहेंगे, जैसा कि अभी किसी ने पहले कहा कि वो शुगर के लिए उन्होंने पूछा था, ये मलिक अब्दुल्ला बाद में बात करते हैं जी। हमारे साथ है मोहम्मद तनवीर है कामोकी से। जी मोहम्मद तनवीर, हेलो, लाइन ड्रॉप है। मलिक अब्दुल्ला थे मुल्तान से, वो पूछ रहे थे कि मैं शुगर के लिए जो है ना मुझे 5-6 साल से है और अब देखें कि शुगर जो है वो लबलबे की कमजोरी या खराबी की वजह से होती है। लबलबे का इलाज करवा नहीं रहे 6 सालों से और अब वो इंसुलिन पे चले गए हुए हैं और इंसुलिन जो है वो पोर्क से, सुअर से बनती है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में 4 जगहों पे हराम करार दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हराम चीजों में शफा का जर्रा भी अंसर होता तो अल्लाह उनको खाने और पीने में हराम क्यों करार देते, फिर ये जायज होता और हम बकरों की तरह से इनको घर में पाल रहे होते, इनको खा भी रहे होते, इसकी कुर्बानियां भी कर रहे होते। तो अल्लाह ताला ने इसको 4 जगहों पे हराम करार दिया और नजसुलैन कहा है कि ये किसी भी सूरत में ये पाक नहीं हो सकता। अब ये करें क्या हम कि वो जो बना रही हैं कंपनियां वहां पे बैठ के वो तो इसको घरों में काटते हैं, खाते हैं और उनके उनके दीन और मज़हब के मुताबिक वो जायज है। शुगर का पेशेंट अगर इंसुलिन भी नहीं ले रहा, मेडिसिन भी नहीं ले रहा, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखा जाए तो इसका नेचुरल मेथड क्या है?
नेचुरल मेथड ये है रक्षंदा कि उसको उसका लबलबा जो है, मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मैं उनका लबलबा जो है वो देखता हूँ, चेक करवाता हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड जो टेस्ट बनते हैं उनके वो मैं करवा के, इंसुलिन हार्मोन लेवल टेस्ट है जो वो उनको करवाना चाहिए। तमाम डॉक्टर्स की जितनी लैब्स है उनमें होता है, जितने बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट बैठे हैं या जो शुगर सेंटर्स बने हुए हैं, वो कभी भी उन्होंने उनका जो है ना वो इंसुलिन हार्मोन लेवल जो है वो टेस्ट नहीं करवाया, और उसके बगैर सिर्फ खून शुगर टेस्ट किया और उसी को मॉनिटर और मैनेजमेंट करने के लिए वो उसी पे उनको लगाए रखते हैं, क्योंकि उनके पास रेमेडी कोई नहीं है। और इंसुलिन लेवल हार्मोन टेस्ट इसलिए नहीं करवाते क्योंकि फिर पेशेंट को बताना पड़ जाएगा कि इस टेस्ट का ताल्लुक किससे और लबलबा जो है वो कितनी इंसुलिन बना रहा है। लबलबा किसी भी शख्स का उसके अंदर बिल्कुल खराब, नकारा, मुर्दा, डेड या बिल्कुल वो काम नहीं छोड़ता। इंसुलिन हार्मोन लेवल टेस्ट करा के देख ले, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 पॉइंट पे वो इंसुलिन बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ यहाँ पे कॉलर है, फाकरा है फैसलाबाद से। जी फाकरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे ना शुगर है जी 2 साल से जी। तो मैं डॉक्टर ने पहले मुझे इंसुलिन लगाई थी प्रेगनेंसी के दौरान जी, तो उसके बाद इंसुलिन छुड़वा के उन्होंने गोली दे दी है। मुझे ये बताइएगा ये सिर्फ आपको हमल के दौरान डायग्नोज हुई है? जी ठीक हो गया, मैं बताता हूँ जी। देखें रक्षंदा, ये है कि यहाँ पे ये जो फाखरा है, हमल के दौरान जो शुगर डायग्नोज होती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्लेसेंटल हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से होती है और उसका इफेक्ट आ रहा होता है और उससे शुगर लेवल जो है बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही बच्चा जो है वो डिलीवर होता है और प्लेसेंटल जो है वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है, अनोल जिसे कहते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये शुगर जो है ना वो हकीकी शुगर नहीं है, ये उसके बाद मुस्तकिल ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने पेशेंट को इतना डराया हुआ है या वो खुद डरे हुए हैं कि वो समझते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये आ गई है तो उसको और बहुत सारी तरीके हैं उसके मैनेजमेंट करने की, उसको कंट्रोल करने की। लेकिन अगर आप उसको हमल के दौरान अगर ये डायग्नोज हो गई और आप उसको जो है वो इंसुलिन पे ले जाएंगे या इंसुलिन लगाना शुरू कर देंगे, तो वो बाहर से जो इंसुलिन हार्मोन मिल रहे हैं, एक तो वो वैसे ही उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, और दूसरा ये है कि उससे उसका इफेक्ट लिवर, उसके ऊपर लिवर पे भी होगा और उसके बाद पैंक्रियाज पे होगा। पैंक्रियाज जो है वो एबनॉर्मेलिटी पे आ जाएगा और वो कम सुस्त रवि का शिकार होगा उसकी वजह से, और उससे उसका जो फंक्शन खराब होगा उसकी वजह से ये मरीज फिर बाद के अंदर जो है मुस्तकिल मरीज बन जाते हैं। कॉलर है मौसम है हवेली लखा से। जी मौसम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा बेटा है 6 साल का जी, वो बोलता नहीं है। 6 साल उम्र है जी? 6 डॉक्टर्स को चेक करवाया? जी डॉक्टर से चेक करवाया, वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की तरफ से ये बच्चा नहीं बोल रहा। वैसे वो देखता है, चलता है, खाता पीता है, ऊंची आवाज में सुनता है, अगर ऊंचा कहे तो सुनता है, वैसे नहीं सुनता वो। चलें ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है कामोकी से। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद तनवीर बात कर रहा हूँ कामोकी से। जी जनाब। डॉक्टर साहब मैंने पूछना था, मेरी ना एज तकरीबन 25 साल है, तो मुझे ना ये तकरीबन हफ्ता ही हो गया, मुझे ये ब्लड मेरा जो है ना बहुत तेज हो जाता है, 190, 180, 200 हो जाता है। ठीक है। तो साथ ही मेरे ना ये मैदे की प्रॉब्लम है, इनका ना मेरा ये जो दिल वाली साइड पे ना इस तरह जलन होती रहती है। जी तो मैं बता देता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया। जी ठीक हो। एक्चुअल जो ये ना कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और असल पे मैदे का मसला है। आपका मैदे में गैसेस, तेजाबियत जो है वो जब ब्लड के अंदर सफर करती हैं एक्सेसिव बबल गैसेस, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर आपको एक ऐसी गोली पे लगा देगा जो आपने सारी उम्र जो है ना वो खानी है कब्र तक, तो ऐसा नहीं है। वो दवाइयाँ जो है वो बाद में गुर्दों पर भी इफेक्ट करती हैं, मैदे को मजीद खराब कर रही होती हैं। अच्छा, मैदे का मसला होता है, मैदे में तेजाबियत और अल्सर की तरफ केस जा रहा होता है और हम ऐसी केमिकल वाली दवाइयां ही खा के खासतौर पे मतलब जितनी भी एंटी एसिड्स हैं वो सारी दवाइयां उसमें एसिड मौजूद है, तेजाब मौजूद है, और तेजाबों से बनी हुई दवाइयां ही तेजाबियत को किस तरह से खत्म करेंगी या क्लियर करेंगी। वक्ती तौर पे सुकून जरूर देती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके साथ जख्म जो है वो और कर रही होती है और एसिडिटी तेजाबियत जो है वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही होती है और केस बिगड़ रहा होता है। तो आप ये करें कि आप अदरक ले लें, जीरा सफेद ले लें और सब्ज इलायची ले लें, 3 अदद सब्ज इलायची, ½ टी स्पून जो है वो जीरा सफेद ले लें और अदरक का एक टुकड़ा अपने हाथ के अंगूठे का हाफ साइज,
1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के इसको बॉयल करके और आप इसका कावा बना के जो है वो इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें तो आपका मैदे का मसला भी तेजी से हल होगा और उसके साथ जो ये आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, आप जरा 3 से 5 दिन इसको करके देखें। और सब्जियों में कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, काली मिर्च में सालन बना के आप इसका इस्तेमाल करें और रोटी कम सालन ज्यादा खाएं। 5 दिन के बाद बताइएगा कि आप क्या हालात हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है, सादिया है नारोवाल से। जी सादिया। हेलो जी बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वो मेरे गिनती है जी, आपकी आवाज गोल समझ नहीं आया आपकी आवाज की। डॉक्टर साहब वो ना गिल्टियाँ बनी हुई हैं जिसमें गिल्टियाँ जिसमें फैट जमा हो जाती है ना गुरगुरी। गिल्टियाँ बनी हुई हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है जी, मैं बताता हूँ जी। ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है, मिसेस इमरान है डीजी खान से। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है 4 साल से मुझे ना शुगर है, मगर मैं दवाई वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही जी। तो मेरे पाँव हाथ ना जरा कमजोर हो गए, जिस्म भी मुंह भी पूरा जिस्म ना सूखता जा रहा है। जरा हल्का वजन हल्का हो गया, 82 किलो वजन था मेरा और अब मेरा 76 किलो वजन है। अब आप मुझे बताएं मुझे दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी मैं बताता हूँ जी। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। एक्चुअल सादिया नारोवाल से थी, उनकी आवाज जरा थोड़ी सी कट के आ रही थी, ब्रेक ओवर के बार क्या गिल्टियों का समझ आ गया कि बहुत सारे जिस्म के ऊपर ना फैट्स की, चर्बी की गिल्टियां सी बन जाती हैं। जब जिस्म में सर्दी खुश्की का अंसर आएगा, हरारत कम हो जाएगी, हम ऑयली चीजें खासतौर पे अगर हम देसी घी नहीं खा रहे और उसके बाद अगर हम ऑलिव ऑयल नहीं ले रहे या ऐसी गर्म करने वाली जिस्म को जो चीजें वो हम नहीं ले रहे, तो उससे जो है ना वो ऐसे मसाइल होंगे कि फिर जिस तरह हम बादी चीजें ज्यादा खाएंगे और बलगम ज्यादा बनेंगी, उससे जिस्म में सर्दी आएगी तो बहुत सारा फैट हमारा जो है ना वो जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाता है और ये गिल्टियां जो है ना ये मूव करती हैं। आप अगर इसको पकड़ के आगे पीछे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करेंगे तो मूव करेंगी। तो ये चर्बी की गिल्टियां होती हैं, ये कुछ टाइम के बाद जाके अरसे के बाद ये बाज दफा पेन करना शुरू करती हैं और फिर इसके अंदर रूट्स बन जाए अगर खुदा ना खास्ता तो फिर ये कैंसर की तरफ भी ये गिल्टियां ले जाती हैं। लेकिन बारकैफ अभी ये है कि आप लौंग ले लें, दालचीनी ले लें और तेज पत्ता ले लें। तीनों चीजों का आप जो है वो कावा बना के लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता, जिसको कड़ी पत्ता भी घर में कहते हैं, ये घर में असल पर रखशंदा जो हमारा किचन है ना, बेसिकली ये बर्ची खाना नहीं, असल ये इस्लामी रियासत जब मदीना शरीफ मार्ज वजूद में आई तो उस वक्त इसको शफा खाना इसका नाम होता था। बाद में नाम बदलते रहे, कभी बर्ची खाना हो गया, कभी किचन हो गया और अब तो खैर सारे हालात ही हमने बहुत चेंज कर लिए। तो सारी रेमेडी जो है ना वो असल पे हमें वहां से लेनी है, वहां से इलाज हो सकता है, वहीं से सिर्फ वहां से खुराक जो है उसको सिर्फ देखना है कि मिजाज के मुताबिक क्या चीजें हैं। तो आप लौंग, दालचीनी और कड़ी पत्ता जो है इनका कावा बनाकर आप दिन में 2 दफा पिए तो आपको तेजी से जो है ना वो इन गिल्टियों का फर्क पड़ेगा और ये तहलील हो जाएगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर थे जिन्होंने बताया कि 6 साल का उनका बेटा है लेकिन वो बोल नहीं सकता और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? उस केस को देखना पड़ेगा जी। इन्होंने कोई अगर उसके टेस्ट वगैरह करवाए हैं पहले डॉक्टर्स के पास ले जाके कोई, तो वो टेस्ट और रिपोर्ट्स और इस पेशेंट को लेकर मुझे किसी वक्त लाहौर आके चेक करवा दें तो फिर देखना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। हम हर काम जो है ना वो आंखें बंद करके अल्लाह की मर्जी पे डाल देते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो पूरा अशरफुल मखलूकात बनाया और उसको बहुत कुछ उसके इख्तियार में दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। बेहतर यही है कि आप डॉक्टर साहब से खुद अपॉइंटमेंट लेकर इन्हें तमाम टेस्ट वगैरह जो है और बेटे के साथ आप इनको चेक करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। हमारे साथ एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद अब्दुल्ला फ्राम कामकी से। जी जी। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा जी। सर मेरी बेगम को ना जो है सर की दर्द नहीं जाती, जोर के वक्त शुरू हो जाती। कहाँ पे दर्दें होती हैं? सर में दर्द नहीं जाती। सर में दर्द नहीं जाती? हाँ जी। कितने अरसे से? 32 साल। कितना अरसा हो गया सर में दर्द का? ये 4-5 साल हो गए हैं। मैदे का मसला इनका रहता है, खुराक हजम होती है या नहीं, या कब्ज रहती है? वो तो हो जाती है। चले मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है, तनवीर है उकाड़ा से। जी तनवीर। जी मैडम, जी वाइसलाम जी। डॉक्टर कैसी जी?
डॉक्टर साहब खांसी का मसला है, मुझे खांसी नहीं रुक रही। खांसी खुशक है या बलगम वाली है? खुशक खांसी काफी देर से है ये। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ जी। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। ये जो खुशक खांसी की अभी इन्होंने बात की है, बड़ा आसान सा हल है। जब आपके सांस की नाली के अंदर खुश्की आ जाएगी और खुश्की बढ़ जाएगी, गर्मी खुश्की, तो उस वक्त जो है वो आपके खुशक खांसी ड्राई कफ आना शुरू हो जाएगी। बहुत आसान इसका हल है। लेकिन अगर हम जाके डॉक्टरों से एंटीबायोटिक्स लेंगे या हम सिरप वगैरह पियेंगे तो उससे हमारी खुश्की और बढ़ेगी और वो प्रॉब्लम जो है ना वो ज्यादा और बढ़ जाएगी, लैंगर ऑन हो जाएगी। बड़ा आसान सा हल है। आप 1 गिलास गर्म दूध लें, उसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल के आप उसको उसमें हल करके आप इसको दिन में 2-3 दफा पिए और 1-2 दिन पिए, आपकी खुशक खांसी जो है वो फौरी ठीक हो जाएगी। एक और कॉलर थी, उन्होंने कहा मैदा उनके सर में दर्द था और वो असल पे बेसिकली उनके मैदा और उसकी खराबियत तेजाबियत उस वजह से है। आप सर दर्द की दवाइयां खा खा के गुर्दे खराब करने की तरफ जा रहे हैं, या और मैदे को मजीद वो दवाइयां जो है ना, जो हम दर्द की दवाइयां खाते हैं, ये मैदे के अंदर जाके भी अल्सर पैदा करती हैं। आप सर दर्द की दवाई खाने के बजाय मैदे का इलाज करवाएं। अदरक, जीरा, सफेद, सब्ज पुदीना और कलवंजी, इन 4 चीजों का कावा बना के सुबह दोपहर शाम जो है वो आप लें। और आलू, गोभी, मटर, उसके बाद बड़ा गोश्त, चिकन, ब्रायलर मुर्गी और अंडा जो बाजार से हम लेते हैं, ये सफेद चने, चने की दाल, माश की दाल, ये चीजें आप छोड़ दें और जो दूसरी सब्जियां उन पे आ जाएं तो आपका मामला तेजी से हल होगा। डॉक्टर साहब यही चीजें जो आप चने की दाल, चने वगैरह सैलेड वगैरह में भी यूज होते हैं, लोग तो बड़े शौक से ये अक्सर खाते हैं। इसीलिए फिर बीमारियां भी देख लेना, फिर हम ये डालते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बीमार किया हुआ है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बीमार नहीं करते। असल पे मखलूक खुद अपने हाथों से, अपनी दांतों से खा खा के कब्रें खुद खोद रही है और वो जो खा रहा है, जो उसकी पसंद है या उसके पेरेंट्स से उसको जो पसंद मिली है, उस फैमिली में जो कुछ खाने का रवाज है वो उसी को समझते हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल है, हम हर चीज ही लेते हैं। अब दालों के अंदर देखें ना, वो सफेद चने ले रहे हैं, चने की दाल ले रहे हैं, माश की दाल, ये ज्यादा खाई जाती है। ये तीनों चीजें बादी और तजाबियत पैदा करने वाली हैं, बलगम रेशा भी पैदा करती हैं, जिस्म के अंदर यूरिक एसिड को भी बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रोल को जमने का मौका भी देती हैं और इससे मैदे के और जिगर के और बहुत सारे आगे मसाइल जो हैं वो यहाँ भी आते हैं। इसी तरह से फिर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हाँ जी सब्जियां भी सारी खाते हैं। अच्छा, ज्यादा कौन सी खाते हैं जी? आलू, गोभी लेते हैं, मटर लेते हैं। उधर चावलों का पूछे तो कहते हैं जी चावल तो दिन में 1-2 दफा हमने खाने ही खाने हैं जी, वो तो हमारे घर में बोरियों के हिसाब से आते हैं। तो जितनी बोरियां आपने घर में रखी हुई है ना, उससे ज्यादा पैसा जो है वो अब आप अपने ऊपर दवाइयों पे लगा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ बोरियां बेच के तो अपने असल इलाज की तरफ आ जाए और उसको खाना छोड़ दें। हमारे साथ एक कॉलर है, इम्तियाज है लाहौर से। जी इम्तियाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब 2 साल की मेरी बच्ची है, वो चलती नहीं है, टांगों से वजन नहीं डालती और जब उसे बिठाते हैं तो वो काम के ना तो कभी इस साइड पे गिर जाती है, कभी इस साइड पे गिर जाती है। कोई टेस्ट हुआ इसका? डॉक्टर्स को चेक करवाया? हाँ जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी चेक करवाया है। क्या और कहते ये हैं? जो है ना क्या कहते हैं इसको, मजदूरों का हॉस्पिटल है इचरे के पास जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कैल्शियम का शरबत दे देते हैं। कैल्शियम से अगर मोहतरम अगर कैल्शियम से उठना होता तो फिर कैल्शियम से अब तक जितना आपने पिला चुका है, ये फिर इस वक्त जो है ना हार्स एंड कैटल शो में कहीं बच्ची जो है ना वो कंपटीशन में कोई दौड़ों के मुकाबले में होती है। कैल्शियम और विटामिन जो है इनमें वो ताकत नहीं है जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीजों में रखी है। आप इसी बच्ची को अगर बकरे का गोश्त ला के उसको देसी घी और काली मिर्च में उसकी यखनी बना के पिलाना शुरू करेंगे तो तेजी से फर्क पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर वो नुस्खा लिखेगा जहां से उस कंपनी की दवाई जहां से उसको कोई अपने बेनिफिट्स आ रहे हैं। टेस्ट इसका कोई हुआ मुझे ये बताइएगा। और एक बात है कि वो खाती नहीं है ज्यादा। नहीं आप इसको छोड़े, मैं ये पूछ रहा हूँ इसका कोई टेस्ट हुआ? हाँ टेस्ट तो वो कुछ नहीं किया, उन्होंने एक्सरे किया था, एक्सरे में देखा था, वो एक्सरे भी ठीक है। चले ठीक है, मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर है, मोहम्मद सलीम है पत्तोकी से। जी कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो वालेकुम सलाम, बात कर रहा हूँ पत्तोकी से जनाब। हाँ क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र जी। आप का मसला है, 18-19 साल हो गए हैं। किसका जी? मैदे का। 18-19 साल हो गए, मैदे का मसला, छोटी और बड़ी आंत खराब हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए काफी इलाज करवाया, एंडोस्कोपी भी हुई है, गैस्ट्रोस्कोपी भी हुई है और बायोप्सी वगैरह भी की है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। मुझे ये बताइएगा दवाइयां भी बहुत सारी होंगी, टेस्ट भी हो गए, डॉक्टरों ने, आप बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों को आपने स्पेशलिस्टों को दिखाया होगा। मुझे ये बताइएगा खाने में किसी ने क्या बताया कि आप क्या खाएं? बस खाने में यही है कि वो सादा रोटी, कभी डबल रोटी, सलाद बंद कर देते हैं, दही बंद कर देते हैं। नहीं, सालन कौन सा बनाए? रोटी तो ठीक है, सालन किन चीजों को? सालन बस सादा शोरबे वाला को सालन जी, बस सादा शोरबा को हो, किसी चीज सब्जी वगैरह का।
चाहे वो आलूओं का शोरबा हो या गोभी का शोरबा हो, मटरों का भी हो? नहीं। हाँ, तो फिर आप जो खाते हैं वो बताइएगा। वो अक्सर डॉक्टर तो कहते हैं जी जो मर्जी खाएं, दवाई दे के कहते हैं। ठीक है जी, बता देता हूँ। ठीक हो गया जी। मैं यही पूछना चाह रहा था, आप असल पे कम टू द पॉइंट रहा करें ताकि और भी बहुत सारे कॉल हमारे साथ जो है ना वेटिंग में होती हैं, उनकी भी बात हो जाए। जो आपसे पूछा जाता होता है आप सिर्फ उतनी बात जो है ना फौरन जवाब दिया करें। उसको अगर आप खराब करते रहेंगे तो फिर जल्दी समझ नहीं आएगी। बेसिकली देखें, आपके एंडोस्कोपी भी होगी और इतने सारे टेस्ट हो गए, दवाइयां भी, स्पेशलिस्ट आपने कोई नहीं छोड़ा, पतोकी में भी और उकाड़ा में भी और लाहौर तक भी आप होके गए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब उन्होंने कहा खाने में जो मर्जी खाएं, बाकी फिर वही बात है कि डॉक्टर जो है वो मेडिकल स्टोर से दवाइयां जो है वो बिकवा रहा है, कंपनियों की दवाइयां बिक रही हैं, मौजें लगी हुई हैं, और आप जो है वो जो कुछ भी मर्जी खाएं ताकि आप बीमार ही रहें। वो चीजें जो इंसान को खराब करती हैं, उस मिजाज के मुताबिक डॉक्टर्स को वो खुराक उसको रोकनी चाहिए और उसको मना करनी चाहिए कि ये चीजें अब आप नहीं खा सकते, ये खाएंगे तो आपको जो है ना मजीद खराब करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है, शैला है लाहौर से। जी शैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, पहले तो आपको और आपकी सारी टीम को बहुत ढेर सारी दुआएं। बहुत सारा शुक्रिया जी। डॉक्टर, मेरा ना 11 साल का बेटा है, 22 kg का वेट है जी। तो उसका ना गला जो है ना, वो डॉक्टर को कल चेक करवाया तो वो कह रहे हैं टॉन्सिस है, तो इसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा। एक तो मुझे इस बारे में बता दे। और दूसरा ना 3 साल से ना मेरे L4 L5 में मसला है, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक। तो वो जैसा भी आपने कहा ना कि मेडिसिन पेन किलर लेती हूँ तो ठीक रहती हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुझे पेन होती है। पेन किलर इलाज तो नहीं है ना जी, पेन किलर इलाज नहीं। अगर इलाज होता तो आप 2 महीना खा के मरीज ठीक हो गए होते। तो ये प्लीज आप बड़ी मेहरबानी बता दें। तो 1-2 मसले और हैं, फिर मैं आपको दोबारा डिस्कस करूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर साहब इसका शॉर्ट सा आप आंसर दे दें क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे प्रोग्राम का। मैं बताता हूं कि जो सलीम साहब थे पतोगी से, उनका ये है कि आप मैदे के इलाज के लिए मुझे बाद में किसी वक्त कॉल कर लें, इसका प्रॉपर हल करवाएं। जो आप बताते हैं ना कि अब आंतों में भी अल्सर हो चुका हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा, इलाज आपका हो जाएगा और उसके साथ खुराक भी आपको पूरी डायग्नोज करूंगा कि आप क्या चीजें खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के निज़ाम सेहत की तरफ आ जाए तो तेजी से ठीक होंगे। और जो शैला ने अभी बात की है कि टॉन्सल्स है, तो बच्चे का ऑपरेशन ना करवाइएगा। टॉन्सल जो है वो दवाइयों से, अल्लाह के निज़ाम सेहत में अगर आप आ जाएंगे तो खुराक और दवाई जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का जिक्र कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा हसना में या तिब नबवी में किया, उनसे इलाज किया जाए। टॉन्सल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुश्ते शीनी के साथ जो है वो इलाज किया करते थे। तो आप इनको ले आए, ये इनका इलाज हो जाएगा। और अगर आप ऑपरेशन करवाएंगे तो कुछ अरसे के बाद जो है वो टॉन्सल्स जो है वो दोबारा हो जाते हैं। आपने L4-5 का जो आपने मसला अपना कमर का बयान किया, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप लाहौर में और मैं भी लाहौर में डिफेंस में बैठता हूँ, किसी वक्त टाइम लेकर आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर आ जाएं तो आपका ये मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप पेन किलर तो गुज़ारे पिछले कई सालों से खा रही हैं। दर्द का हल जो होता है वो 2 गोली नहीं होता, और दर्द की दवाइयां खा खा के हम अपने उस निज़ाम को, उस नर्वस सिस्टम को इतना खराब कर रहे हैं कि उसकी खराबी की वजह से बाज़ दफा मरीज जो है वो पैरालाइज हो रहे हैं, उनके फालिज के अटैक आ रहे हैं। टाइम खत्म हो चुका है जी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आया कि आप खुशियों भरी सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं या बीमारियों से भरी दुख तकलीफ में मुब्तला जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डॉक्टर साहब से मजीद कोई किसी बीमारी के हवाले से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें 032194622350 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट रुखशंदा बिलाल को दे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।